अगर पिछले 10 साल का मैं रिटर्न देखूं, सबसे ज़्यादा रिटर्न जिस कैटेगरी ने बनाया है दैट इज़ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। रेंट और बाय अ हाउस। एक घर तो अपना होना चाहिए, बाय अ हाउस फॉर लिविंग, हाँ। नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। देयर आर मेनी सेक्टर्स जिसके लीडर ही अभी तक मिड कैप में हैं। मतलब वो सेक्टर ही ऐसी बड़ी नहीं हुई है। आई थिंक मिड कैप कंपनीज का बहुत स्कोप है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि फ्लो काफ़ी बढ़ा है मिड कैप में। SIP के लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मिड कैप इज़ द बेस्ट कैटेगरी। बट उसके साथ लोगों का बहुत ये भी बोलना है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। हाउ डू यू काउंटर दैट? Hi everyone, welcome to another episode of Behind the Portfolio, brought to you by Lemon, the investment app, in collaboration with Tata Mutual Fund, where we discuss the lives of fund managers and the funds they manage. My guest for today is someone who has more than 18 plus years of experience, तो सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है. Welcome sir, how are you today? Thank you for having me in the show. It's a pleasure. Now and same time जब financial crisis हो रहा था, like you were starting your career in finance and this big bubble got burst. कैसा रहा था उस टाइम पे सिचुएशन आपके लिए? नहीं तो वो सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है, और बहुत कुछ नया सब कुछ हो रहा था, ठीक है। व्हेन यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ तक आप कभी भी ऐसी नेगेटिविटी लाइफ में आप सोचते नहीं हो। एंड देन ऑल ऑफ सडन ऑल दिस हैपेंड। बट आई मस्ट से कि वो 4-5 साल काफ़ी एक्सपीरियंस ऐड हुआ। तो आई ज्वाइंड इन 2008। उस समय जो सेंसेक्स निफ्टी की लेवल थी, प्रॉब्ली 4-5 साल बाद भी वही लेवल थी। सो दैट वाज अ टाइम पीरियड 2008 टू 2012-13 तक। बट वहाँ पे 2-3 चीज़ें समझ में आई कि पोर्टफोलियो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट हमेशा ऊपर जाते रहता है तो विथ टाइम वी स्टार्ट इग्नोरिंग रिस्क फैक्टर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले प्रिंसिपल बचाना इज़ प्राइमरी, उसके बाद उस पे आप प्लस दे रहे हो। तो मुझे लगता है उस 4-5 साल में एक रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि कहाँ से रिस्क आ सकती है इन कंपनीज। सो दैट वाज गुड लर्निंग पीरियड एंड आई मस्ट से उस 4 साल में एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस मिल गया। राइट, मतलब एकदम करियर के स्टार्ट में ही करेक्ट डिप देख लिया। नाउ करेंटली यू मैनेज अ मिड कैप फंड इन टाटा, राइट। तो इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स पैरामीटर वाइज मिड कैप फंड किसको हम कहते हैं? करेक्ट। तो अभी क्या है कि ये क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर हो गया है। ओके। ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। तो अभी क्या बोलती हैं कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप वाइज, दे आर कॉल्ड लार्ज कैप। ओके। उसके बाद 101 से लेके 250 तक, सो अनदर 150 कंपनीज दे आर क्लासिफाइड एज मिड कैप्स। गॉट इट। एंड 251 से लेके नीचे ऑल आर क्लासिफाइड एज स्मॉल कैप। ओके। सो दैट वे इट इज़ वेरी क्लियर। बट दिस लिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि कुछ कंपनी हैं जो 102 से 98 बन जाएंगी, तो दे विल ग्रेजुएट फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप। सिमिलरली स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में होगा। बट ब्रॉडली दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इसमें भी क्या होता है कि जब आप फंड मैनेज करते हो तो उसमें मैंडेट ऐसा नहीं होता है कि आपका 100% पोर्टफोलियो हैज़ टू बी इन दैट कैटेगरी। क्योंकि जैसे मैंने बताया हर 6 मंथ्स पे ये चेंज होती है। तो फंड मैंडेट ये बोलता है कि 65% ऑफ योर पोर्टफोलियो at any point of time has to be from that category. तो अगर मैं मिड कैप हूँ तो आई हैव टू इंश्योर कि हर समय एटलीस्ट 65% हैज़ टू बी फ्रॉम 101 to 250 लिस्ट। गॉट इट। 65%। 65% ये सेबी बोलता है या आपका इंटरनल प्रोटोकॉल आपने बनाया? नहीं, दिस इज एज पर SID। ओके। तो जो फंड का हम लोग SID अप्रूवल लेते हैं, उसमें ये मैंडेट है गॉट इट कि इट शुड नॉट गो बिलो 65%। तो 65% ऑफ द पोर्टफोलियो इज कंपनीज रैंकिंग फ्रॉम 101 टू 250 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ मिड कैप फंड जो है रिलेटिवली हाउ मच CAGR वो दे रही है कुछ साल से, एवरेज अगर आपको बोलना हो तो? देखिए, पिछले पीरियड्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप कोई भी लंबा पीरियड लोगे तो उसमें आपको 15% प्लस का CAGR, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडेक्स भी 12-13 देगा ज़्यादा से ज़्यादा। करेक्ट। देखिए, इसमें कैसा लगता है, मुझे लगता है कि द वे टू लुक एट इट इज़ कि जैसे जैसे आप अपना पीरियड लंबा करते हो, कोई भी कैटेगरी आपको रिटर्न जो देगी वो बेसिकली उस कैटेगरी में अर्निंग ग्रोथ क्या है उसके पास देगी। जैसे अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आप इंडिया की बात कीजिए, इंडिया में आप क्या GDP एक्सपेक्ट कर रहे हो?
तो एनीवन विल गेस 6.5 to 7%। या ठीक है, अगर 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर यू विल एक्सपेक्ट से 4% इन्फ्लेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंट्री ही 10 से 12% नॉमिनल ग्रोथ है। यस। उसके बाद जब आप कंट्री बोलते हो तो कंट्री में यू हैव एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में मोस्टली वी इन्वेस्ट इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। गॉट इट। एग्रीकल्चर हैज़ अ वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कंट्री आपकी 10-11% है, तो जो आपके लार्ज कैप्स होंगे वहाँ पे आप देखोगे अर्निंग विल इंक्रीज बाय से 1-2% मोर देन कंट्रीज नॉमिनल। तो वो आपका 12-13% हो जाएगा। तो आप कभी भी लार्ज कैपिश फंड में आप देखोगे लॉन्ग टर्म रिटर्न विल बी वेरी क्लोजर टू दिस 12-13%। हाँ, क्योंकि उनको मूव करने में भी टाइम लगेगा, तो वो बहुत बड़े हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे इफ़ यू कम टू कैटेगरी लाइक से मिड कैप, तो मिड कैप क्या है कि उसमें वैसी कंपनीज हैं जो अभी छोटी हैं। हाँ। तो एक तो क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में यू हैव लार्ज कैप कंपनीज, यू हैव मिड कैप, यू हैव स्मॉल कैप, बट देयर आर मेनी सेक्टर्स जिसके लीडर ही अभी तक मिड कैप में है। मतलब वो सेक्टर ही ऐसी बड़ी नहीं हुई है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर आपको 8 से 10 सेक्टर मिलेंगे। बट अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ आपको 18 से 20 सेक्टर मिलेंगे। तो बेसिकली आपको 8 से 10 ऐसी सेक्टर्स मिल रहे हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन लार्ज कैप में है ही नहीं अभी तक, मिड कैप में है। तो इसमें क्या एडवांटेज हो जाता है मिड कैप स्मॉल कैप को, जब गवर्नमेंट भी कोई अपना जैसे पॉलिसी आप एक्शन देखोगे, जैसे ये PLIs आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। नॉर्मली आप फोकस कहाँ करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ पे बेस छोटा है। तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज आपको दिखेगा दे आर अलाइंड मोर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। गॉट इट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अगर लार्ज कैप में आप 12-13% अर्निंग ग्रोथ बोल रहे हो, तो वो मिड कैप तक आते आते उसमें 2-3% और ऐड हो जाता है। समझ गया। तो इसीलिए आपकी अर्निंग ग्रोथ भी 2-3% बढ़ जाती है एंड सेम इज योर रिटर्न प्रोफाइल। समझ गया ना। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन इंडिया जिस पॉइंट पे है, आई थिंक मिड कैप कंपनीज का बहुत स्कोप है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि फ्लो काफ़ी बढ़ा है मिड कैप में। जी। बट उसके साथ लोगों का बहुत ये भी बोलना है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई है। हाउ डू यू काउंटर दैट? नहीं, देखिए इसमें काउंटर जैसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है कि कोई चीज़ आप, जैसे मैं मिड कैप फंड मैनेजर हूँ, ठीक है, बट आई शुड नॉट क्लोज माई आइज टू द फैक्ट इज़ कि मिड कैप वैल्यूएशंस आर हाई। ओके, ठीक है। अब ये होता है कि अगर आप इफ़ से यू आर गेटिंग 2 ऑप्शन, ठीक है, एक कोई सामान आपको मिल रही है 50 रुपए की, दूसरी आपको मिल रही है 100 रुपए की। ठीक है, वैल्यूएशन इज़ नथिंग बट यू आर पेइंग हायर टू बाई समथिंग। यस। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि वहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट लेवल कि आप देख रहे हो कि से मिड कैप वैल्यूएशंस आर हायर देन लार्ज कैप। बट सेकंड, यू शुड सी कि आप किसी चीज़ को महंगा क्यों बाई करोगे। से देयर मस्ट बी सम रीज़न कि आपको उसमें ज़्यादा बेटर वैल्यू मिल रहा हो। ठीक है, उसमें फीचर्स बेटर हो, जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो सब बेटर हो। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आप अपने मार्केट में लाइए, तो द ओनली रीज़न वाई यू विल पे हायर फॉर एनी कैटेगरी इज़ अर्निंग ग्रोथ। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में सब अर्निंग ग्रोथ के आसपास आ जाते हैं। तो अगर आज के समय, अभी एक इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है मिड कैप में, जैसे आज के समय आप जितने भी पॉलिसी एक्शंस देखिए, फोकस है मेक इन इंडिया पे, PLI के रिलेटेड काफ़ी कुछ हो रही हैं। चाइना +1 एक थीम है, प्रीमियमाइजेशन थीम है, डिफेंस थीम है। आप नोटिस करोगे कि जितने भी इस तरह के थीम्स हैं, क्योंकि ये नए आए हैं, और ये नए आए हैं मतलब कि इनका रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यू विल नोटिस दे आर इन मिड कैप स्मॉल कैप। तो अर्निंग भी इनकी बेटर है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कैटेगरी आपको अर्निंग ज़्यादा दे रही है, जैसे अगर मैं आज के समय कह रहा हूँ कि आपको लार्ज कैप 12% से अर्निंग ग्रोथ देगी इन सस्टेनेबल बेसिस, और मिड कैप आपको 15% देगी, से रफ नंबर्स, तो आपको 3% जो एक्स्ट्रा अर्निंग मिल रहा है, 3% इज लाइक यू आर गेटिंग 20% एक्स्ट्रा अर्निंग। 12 वर्सेस। यस। ठीक है, तो अगर आप 20-25% एक्स्ट्रा अर्निंग मिल रही है, तो टू सम एक्सटेंट यू कैन गिव हायर वैल्यूएशंस। गॉट इट। बट फिर भी मुझे लगता है जैसे हमारे एट टाटा व्हाट वी डू, वी ऑलवेज फॉलो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस अप्रोच। मतलब हमारा ये कहना है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट हैज़ 2 पार्ट्स। पहला, आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, दैट इज़ द ओनली रियल थिंग, जो आपने 100 रुपये पे कर दिया। उसके बाद वो 100, 150 होगा, 200 होगा,
या क्या रिस्क हैं, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं, ऑल दीज आर योर अजम्पशन. हाँ. सो ट्राई नॉट टू गो सिग्निफिकेंटली रॉन्ग इन योर बाइंग कॉस्ट. ओके. तो हमारे यहाँ पे जैसे अभी आप मेरा मिड कैप पोर्टफोलियो देखोगे तो ये जो वैल्यूएशन कंसर्न है ये लास्ट ईयर से है. हाँ. एंड यू विल सी दैट आर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन इज एटलीस्ट 20% लोअर दैन मिड कैप इंडेक्स वैल्यूएशन. गॉट इट. तो हमारा जो रीजनेबली प्राइस्ड है आप बोल रहे. करेक्ट. तो जैसे वो जो 35% हमें एक्स्ट्रा रूम मिलता है, हाँ, तो उसको हम इसमें भी यूज़ करते हैं. समझ गया. नाउ मतलब जिनके पास भी मिड कैप फंड है अगर टाटा का, यू कैन सी लाइक इट योर मनी इज इन गुड हैंड्स. नाउ लार्ज मिड स्मॉल आई थिंक सब में ही थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ अ रेशियो वन शुड मेंटेन अगर वो ऐसे समझ लो 25 साल का है एंड आफ्टर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेंडिंग एंड ऑल, उसके बाद अगर 100 रुपये बचते हैं तो आउट ऑफ दैट 100 रुपीज़ व्हाट इज़ दैट रेशियो उसको मिड कैप में डालना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स? देखिए मुझे लगता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. पहला ये रखना चाहिए कि आपका कैश कमिटमेंट कब आने वाला है. सो एज इज़ एज पर मी एज इज़ यस इम्पॉर्टेंट बट दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए 30 साल का है, और अगर उसके दिमाग में है कि मुझे 5 साल बाद घर खरीदना है, ठीक है, तो दैट 30 डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसको 5 साल का टाइम होराइजन है. आफ्टर 5 years ही इज़ गोइंग टू रिक्वायर द मनी. गॉट इट. तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है. पहला कि आप कितने पीरियड के लिए रखने वाले हो, एंड सेकंड आपका कैश कमिटमेंट कब कब आने वाला है. ओके. तो अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ आपके पास 10 साल प्लस का पीरियड है आपके पास, तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर यू टू गो फॉर कैटेगरी लाइक हाइब्रिड लार्ज कैप. तब ये बहुत ज़रूरत नहीं है आपको. तो उस समय आप ये कर सकते हो कि 40% आप रख सकते हो से इन फ्लेक्सी या मल्टी कैप टाइप, जहाँ पे आपको सब एक्सपोजर मिल जा रहा है. देन अनदर 40% यू कैन हैव इन से कैटेगरी लाइक मिड कैप, एंड 10 से 20% मैक्सिमम यू कैन थिंक ऑफ थीमेटिक सेक्टोरल. वो भी तब अगर आपको कोई गाइड करने के लिए है. अगर कोई गाइड करने के लिए नहीं है तो आई थिंक 50-50 इज़ अ बेटर अप्रोच. 50 आप डाल दीजिए किसी भी फ्लेक्सी मल्टी टाइप डाइवर्सिफाइड में, और 50 डाल दीजिए. लेकिन SIP के लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्ली मिड कैप इज़ द बेस्ट कैटेगरी. गॉट इट. SIP के लिए. गॉट इट. चलो म्यूचुअल फंड तो है लोग, लेकिन बहुत लोग वो भी नहीं कर रहे. इंडिया में अगर देखोगे आप 27,000 करोड़ पर मंथ SIPs हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं. बट स्टिल आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो what would you like to say to them? जो investment opportunities बहुत सारे, there is real estate, gold, stock, equities, commodities. How would you encourage someone कि भाई you should look mutual funds for a longer term, और वो भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? मतलब अगर आप जो नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं कर रहा, जीरो पे है, how do you encourage them कि यार स्टार्ट करो ये? देखिए मुझे लगता है यहाँ पे फॉर दिस लर्निंग टीचिंग, इनफैक्ट आप जैसे लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है. क्योंकि नॉर्मल जो परसेप्शन, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं जहाँ था अगर मैं अपने पापा को बोलता कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, तो लोग नॉर्मली इसको एकदम रिस्क, आप पूरा जीरो हो जाओगे. मेरे पेरेंट्स ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक मार्केट में. सेम विथ मी. मुझे लगता है कि आज के समय अगर आप देखो सेबी, एमफी, जिस तरह से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपके पास, फिक्स्ड है. मान लीजिए FD से आप किसी नए क्लाइंट को ला रहे हो, तो बेसिकली यू वांट टू मूव हिम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू इक्विटी मार्केट. फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर 100% डेट होता है. हाँ. आज के समय इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि आप 100% इक्विटी में आ रहे हो. यू हैव प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द हाइब्रिड्स कैटेगरी. हाइब्रिड्स कैटेगरी में भी आपके पास 4 कैटेगरीज हैं. जैसे मैं अपने टाटा म्यूचुअल फंड में बताता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ एग्रेसिव हाइब्रिड. एग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर इक्विटी पोर्शन इज 70 to 75. ओके. उसके नीचे आता है मल्टी एसेट. मल्टी एसेट में इक्विटी इज से 55-60. ओके. रेस्ट ऑल इज डेट, हाँ. जो फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी कर रहा है. उसके नीचे आप आते हो बैलेंस्ड एडवांटेज. वहाँ पे इक्विटी इज ओनली 45 to 50. गॉट इट. उसके भी नीचे आता है इक्विटी सेविंग, जहाँ पे इट इज़ लेस देन 1/3. ओके. तो मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएट करना, पहला तो है कि उन्हें ये बात थोड़ी समझाने की ज़रूरत है. हाँ. कि ऐसा नहीं है कि आप 100% प्लस उनको आप ग्रेजुएट कराओ. तो अगर वो FD में 7% बना रहा है, तो द फर्स्ट शुड बी कि आप हाइब्रिड कैटेगरी में उनको 9% to 10% की स्टोरी बताओ. एंड देन यू मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप उसको शुरू में ही 15-20% बोलोगे, वो तो 7% से आ रहा है. 7 to 10 इज मोर देन 40%. यस.
ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेसिकली ये अवेयरनेस लर्निंग, और इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे लोग एक्चुअली दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग। हाँ, नहीं आपने पॉइंट काफ़ी अच्छा बोला कि जो उस फंड के अंदर भी लोगों को लगता है पूरा का पूरा इक्विटी है, बट उसमें भी डेट का पार्ट है। सो वट एवर यू आर हैविंग इन FD, दैट सिक्योरिटी, एटलीस्ट 50% सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। तो आप स्टेप बाई स्टेप ले सकते हो, जैसे एग्रेसिव बताया, फिर बैलेंस्ड बताया, राइट। सो जो पॉइंट इज टोटली करेक्ट। नाउ आपने बोला आप हाइब्रिड फंड भी मैनेज करते हो जी, उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्या होता है हाइब्रिड फंड? देखिए, हाइब्रिड फंड जैसे सिंपल है कि आप इसमें डेट भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा, और उसमें भी क्लासिफिकेशन इज़ वेरी क्लियर कि आपका इक्विटी पोर्शन क्या है। इक्विटी से आप नॉर्मली रिस्क से अटैच कर सकते हैं, वोलेटिलिटी से अटैच कर सकते हैं। डेट में द परसेप्शन इज़ कि रिस्क वोलेटिलिटी इज़ लोअर। तो अगर आप किसी, जैसे मैंने मिड कैप फंड बताया, मिड कैप फंड के अंदर 100% इन्वेस्टमेंट विल बी इन इक्विटी। जैसे आप हाइब्रिड कैटेगरी में आते हो तो वहाँ थोड़ा सेफ्टी, बेसिकली रिस्क को कम करने के हिसाब से व्हाट इज़ द प्रोसेस देयर कि आप थोड़ा डेट रखो। जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड में लगभग 25% इज डेट, तो वो 25% तो बिल्कुल सेफ हो गया। आप सिर्फ 75 का एक्सपोजर ले रहे हो, हाँ। तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम होगा, लेकिन आप रिस्क भी कम ले रहे हो। तो जो FD से ग्रेजुएशन है टू द इक्विटीज, मुझे लगता है उसके लिए द फर्स्ट स्टेप शुड बी द हाइब्रिड कैटेगरीज। और एक बार वो रिस्क प्रोफाइल समझ जाए, जैसे मिड कैप में देयर कैन बी फेजेस कि 2-3 साल में कोई भी पैसा ना बने, लेकिन अगर कोई 5-10 साल के लिए रुक रहा है तो वो प्रॉब्ली 14-15% एक्सपेक्ट कर सकता है। बट वन शुड अंडरस्टैंड इन इक्विटी यू कैन हैव अ फेजेस ऑफ 2-3 years जहाँ पे कोई पैसा ना बने। यू आर वर्किंग लाइक फ्रॉम 2008, तो ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए। नाउ लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ आपको अभी तक का फ्यूचर पता है। नाउ इफ आई पुट यू बैक इन 2008, व्हिच सेक्टर्स विल यू बी बुलिश ऑन? ओके, आपको इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर का बेसिकली? हाँ, नहीं ठीक है, तो बड़ा अच्छा। तो इसमें मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ। सो एट टाटा म्यूचुअल फंड वी हैव अ लॉट ऑफ सेक्टोरल फंड्स। ठीक है, हमारे पास फार्मा, बैंकिंग, कंजम्पशन, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, इंफ्रा, IT, हाउसिंग, बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स हैं। अगर पिछले 10 साल का मैं रिटर्न देखूं, सबसे ज़्यादा रिटर्न जिस कैटेगरी ने बनाया है दैट इज़ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। Okay. This fund. And the best part is I manage that fund. So I am managing that fund for last 7 years. Okay. And this has actually given better return than any other sectoral fund. Okay. तो मैं इसके साथ जाता। Okay. Energy and resources. इसमें ये सोलार वाला इसी में आता है? हाँ, तो ये एनर्जी एंड रिसोर्सेज, हल्का सा मैं एक थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। जब आप एनर्जी बोलते हो, जैसे कई फंड्स हैं जो एनर्जी फंड्स हैं आज के समय, जब आप एनर्जी बोलते हो तो एनर्जी का मतलब है कि आप ऑयल एंड गैस एंड पावर, इन दो में इन्वेस्ट कर सकते हो। Got it. तो अगर किसी भी फंड के नाम में आपको सिर्फ एनर्जी दिख रही है, तो दे आर लाइक पावर एंड ऑयल एंड गैस। समझ गया। लेकिन जैसे हमारा फंड जो मैंने बताया कि दिस इज एनर्जी एंड रिसोर्सेज, तो जैसे ही आप रिसोर्सेज ऐड करते हो तो यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इनटू सीमेंट, केमिकल्स एंड मेटल्स अलॉन्ग विथ ऑयल एंड गैस एंड पावर। थोड़ा सा इंफ्रा भी आ गया, आई थिंक। करेक्ट। तो इस फंड में वाई इट हैज़ डन बेटर देन ऑल एनी अदर सिंगल सेक्टर फंड, क्योंकि क्या होता है, हर सेक्टर्स के साइकिल्स होते हैं। कभी कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है, इट विल हैव अ डाउन फेज। यहाँ पे क्या है, इस कैटेगरी में यू आर इन्वेस्टिंग इनटू 5 सेक्टर्स। तो कभी भी लास्ट 7 years में, सिंस द टाइम आई एम मैनेजिंग, आई नेवर फेस द चैलेंज कि 5 सेक्टर खराब कर रहे हो। समझ गया। At any point of time you will have 1 or 2 doing good, 1 2 going through tough phase, and 1 2 neutral. तो इसीलिए आप कभी भी 1 साल 2 साल देखेंगे तो हो सकता है ये आपको सेक्टर फंड्स में टॉप पे ना दिखे, लेकिन जैसे ही आप लंबे पीरियड पे जाओगे, बिकॉज ऑफ लोअर वोलेटिलिटी, इट हैज़ गिवन बेस्ट रिटर्न। समझ गया। और इंडिया ग्रो भी वैसे ही कर रहा है, दीज आर रिक्वायर्ड लाइक टू ग्रो। इनफैक्ट आज के समय जो हम लोग रिसोर्सेज, एनर्जी, इस तरह की बातें बोलते हैं, इंडिया इज मतलब पर कैपिटा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज गवर्नमेंट की बढ़ रही है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू सपोर्ट इट। गॉट इट। नाउ एट लेमन आवर मिशन इज टू लाइक सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड मेक इन्वेस्टिंग ईजियर फॉर लाइक एन इन्वेस्टर। नाउ आई वुड लव फॉर यू टू शेयर 2 or 3 pieces of advice टू अ न्यू एज इन्वेस्टर जो स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिंग अपनी जर्नी। व्हाट pieces of advice they should carry in their investment journey? देखिए, फर्स्ट थिंग इज देयर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है, आपको पैसा बनाने के लिए टाइम देना होगा। टाइम इज़ वन थिंग विच यू हैव विथ यू, बट आपको पेशेंटली वो यूज़ करना है।
ठीक है, इट टेक्स टाइम टू क्रिएट वेल्थ। ओके। बट एक पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ, वी आर ब्लेस्ड टू बॉर्न एट अ टाइम जहाँ कंट्री ही आपको 10-12% अर्निंग ग्रोथ दे रही है। कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ ही डबल डिजिट में है। हाँ। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहला आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया कि सम पोर्शन ऑफ योर अर्निंग शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट, वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, यू शुड गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। पेड़ को भी टाइम लगता है फ्रूट्स देने में, तो सेम इज़ हियर। आपको इन्वेस्ट करना है 5 साल 10 साल, जब आप इन्वेस्ट करते रहोगे देन यू विल सी द एक्चुअल फ्रूट्स। फिर फल आते रहेंगे बैक टू बैक। ठीक है, एक टाइम एंड देन द डिसिप्लिन। गॉट इट। एंड थर्ड, मुझे लगता है कि आज के समय नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, लेकिन जिस तरह से वर्ड चेंज हो रही है, लर्निंग शुड बी कंटिन्यूअस, ट्रू, इवन फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि एआई का जो अभी चल रहा है, करेक्ट, दैट ट्रेंड, यस, you don't know what will be outdated in a couple of years, maybe. exactly. So you have to adapt, continue Yes, to learn. yes. सही पॉइंट है। इनफैक्ट जैसे अभी आप लोग जो कर रहे हो, ठीक है, आज से 5-10 साल पहले नो वन वुड हैव थॉट कि दिस विल बी अ वे वी विल बी क्रिएटिंग अवेयरनेस। या तो वो भी है। आई ट्रूली एग्री। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा एंड देन दिस विल हैव अ बूम। करेक्ट। सो वो भी होता है, क्या पता अगले 3 साल में वो भी बदल जाए। एग्जैक्टली। सो वी डोंट नो। नाउ आई वांट टू डू अ वेरी क्विक रैपिड फायर सेगमेंट, दिस और दैट। यू हैव टू क्विकली आंसर एंड अगर कुछ रैशनल है उसके पीछे तो आप बता सकते हो। ठीक है। रेंट और बाय अ हाउस? देखिए, एक घर तो अपना होना चाहिए। ओके। ठीक है। सो बाय अ हाउस फॉर लिविंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। इक्विटीज और रियल एस्टेट? सो आई आंसर दैट। आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी से बेटर कुछ भी नहीं है। बुल रन और साइडवेज मार्केट? डेफिनेटली ऑल ऑफ अस आर हियर विथ होप कि टुमारो विल बी बेटर दैन टुडे। तो इसके लिए बुल रन, बट बुल रन मुझे लगता है कि क्या होता है कि जो बुल रन आती है, ये जो पॉजिटिव पीरियड आता है, उसमें आपका एक्सपेक्टेशन गेट्स रीसेट टू अ नया स्टैंडर्ड आ जाता है। यस, नया स्टैंडर्ड आता है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए साइडवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूँगा इसको बुल रन फिर साइडवेज, बुल रन, तो 50-50। ओके, ऑल्टरनेट। यस। एंड्रॉयड और आईफोन? भाई अभी तो लिया आईफोन, तो आईफोन। लमसम और एसआईपी? मुझे लगता है कि SIP इज़ बेस्ट। ओके। ठीक है। इसमें पहला तो है कि आपके इमोशंस पूरे हट जाते हैं। आप मार्केट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। मैं 18-20 साल से हूँ, तो भी आप मुझसे बोलो तो आई कैन गो एज रॉन्ग एज से एनी वन एल्स इन टाइमिंग द मार्केट। तो SIP में आपका टाइमिंग का हेडेक ख़त्म है, पीस ऑफ माइंड है, एंड इट डजंट स्ट्रेच योर फाइनेंशियल कंडीशन। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप लर्न करते जाते हो और अर्न करते जाते हो, ठीक है, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट फंड्स, तो मुझे लगता है कि अगर करेक्शंस आते हैं और हम लोग अगर लग रहा है कि 5 साल 10 साल के लिए एवरीथिंग इज़ गुड, तो उस करेक्शंस में यू शुड यूज़ लमसम। गॉट इट। नहीं, जैसे आपने बोला डिसिप्लिन ना, SIP गिव्स यू दैट डिसिप्लिन, आई थिंक। करेक्ट। और अगर आप मार्केट में रेगुलर हो तो यू कैन यूज लमसम। राइट। तो या सही है। आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड सर। काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। नहीं ठीक। तो थैंक यू सो मच, एंड माय होल पॉइंट टू योर व्यूअर्स इज कि SIP इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। आप इसमें इन्वेस्ट करो। इक्विटी मार्केट आपको डबल डिजिट, इतने छोटे पैसा इन्वेस्ट करके आप एक बिजनेसमैन बन रहे हो। यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस। यस। तो वी आर गुड। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Now, I hope you enjoyed this video. Do choose to like and subscribe, and let us know in the comments if you have any funds from Tata Mutual Fund. I'll see you next time. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.